नमस्कारम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करांगा बढ़िया ही होना चाहिए और बढ़िया नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करांगा बढ़िया है। कल आप चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद। जल्दी जल्दी करा, लेट करना हम केस आ रहा है, कहाँ का वीडियो लंबी बनेगी। भारत में राष्ट्रवाद देखो, इसके अंदर हमने महात्मा गांधी उनको पढ़ लिया, प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ लिया, 1919 की 3 प्रमुख घटनाओं को भी पढ़ लिया था। 1919 की 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी उनको भी पढ़ लिया था, जिसमें एक हुई थी रोलेट एक्ट, एक हुआ था जलियांवाला बाग और एक हुआ था खिलाफत आंदोलन। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे से चलते हैं। खिलाफत आंदोलन पे हमने छोड़ा था जो 1919 के अंदर हुआ था। चलो देखो, 1919 के अंदर खिलाफत आंदोलन हुआ था ना। 1919 के अंदर कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत। ये 1919 में हुआ था। इसके अंदर गांधी जी को मौका मिल गया था कि वो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को एक कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि भाई इनको एक करेंगे तभी कोई बड़ा कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों समुदाय एक होना आवश्यक है ताकि देश की आजादी के लिए हम लड़ सके। और इन्होंने क्या किया फिर 1920 के अंदर जो है एक आंदोलन के लिए कांग्रेस से समर्थन ले लिया था। यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें इन्होंने एक आंदोलन के लिए स्वीकृति ले ली थी कि भाई अब मुझे एक बड़ा आंदोलन करना है। और कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे हर साल से, उसके अंदर इन्होंने अनुमति ले ली कि भाई मुझे ये आंदोलन करना है। और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, मुझे ये आंदोलन करना है और इस आंदोलन के लिए इन्होंने स्वीकृति ले ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है असहयोग आंदोलन। भाई इसका नाम असहयोग ही क्यों पड़ा? भाई और भी नाम रखना तो घना ही या, असहयोग ही क्यों? ऐसा क्या था भाई इसके अंदर कि गांधी जी ने अपना जो पहला इतना बड़ा आंदोलन था, जो इतने बड़े भूपृष्ठ पर होना था, उसका नाम असहयोग आंदोलन रखा। देखो इसके पीछे रीजन था। ऐसे नहीं कि भाई मन में जच गई चलो आंदोलन का नाम असहयोग रख लो, नहीं। इन्होंने ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा था। इसके पीछे क्या कारण था? इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है हिंद स्वराज के अंदर, इसमें उन्होंने लिखा था कि जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश राज है, यानी जो अंग्रेजों का राज है, अगर हम गौर से उसको देखेंगे तो वो किसके सहयोग से चल रहा है? वो भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। यानी इनका मानना था, और ये मानना नहीं था, देखो वास्तविकता ही है कि भी चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे भारत में, तो वो जितनी भी प्रशासन इकाई है या जितने भी कार्य कर रहे हैं तो उनमें सब में अंग्रेज होना तो संभव नहीं है। तो वो जो राज कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं हम भारतीय लोग ही उनका सहयोग कर रहे थे। ये बात गांधी जी को महसूस हो गई कि अंग्रेज जो है, जो ब्रिटिश राज है, वो भारतीयों के कारण ही चल रहा है। अगर भारतीय लोग, ये इनके विचार थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे थे, अगर भारतीय लोग जो हैं वो अगर अपना सहयोग हटा ले, यानी अगर भारतीय लोग इनका साथ न दे, भाई सहयोग ये है, याद रख लो साथ, कि भारतीय लोग अगर इनका साथ नहीं देंगे तो साल भर के अंदर जो है वो ब्रिटिश पूरे का पूरा राज जो है वो ढह जाएगा। यानी इनका मानना था कि जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां हैं जिनके अंदर भारतीय लोग काम कर रहे हैं, अगर वो एक साथ उन सबको छोड़ दे और अंग्रेजों का साथ छोड़ दे, पूरी तरह से उनका सहयोग बंद कर दे, किसी भी उनकी कार्यवाही में, किसी भी उनकी कार्य प्रणाली में उनका साथ ना दे, तो ये निश्चित रूप से तय है कि एक साल के भीतर भीतर जो है वो अंग्रेज हैं, उनका जो शासन है वो शासन ढह जाएगा। और ये सोचकर इन्होंने अपने आंदोलन का नाम रखा था असहयोग आंदोलन। अ का अर्थ होता है नहीं, अ जो है उपसर्ग का काम करता है। थोड़ी थोड़ी हिंदी भी पढ़ लो सागे सागे, हिंदी में भी काम है जैसी कि अ जो है वो नहीं उपसर्ग के भांति काम करता है। अ का अर्थ नहीं के लिए होता है, यानी अ यानी नहीं सहयोग, यानी हमें सहयोग नहीं करना है। और इस आंदोलन को फिर इन्होंने प्रारंभ करने का विचार किया। अब इसके तहत इन्होंने जो बताया था उसके बारे में बात करते हैं कि ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब प्रारंभ हुआ था? 1921 के अंदर ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1919 में वो 3 घटना हुई थी,
उसके बाद 1920 में स्वीकृति ली और 1921 में आंदोलन चालू हो गया, यानी सब चीजें कर्म के अनुसार हो रही है। 1921 में यह आंदोलन चालू हुआ था और इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा, सरकार की जिन जिन के पास पदवी है, क्या है, पदवी, पदवी को मतलब क्या, सरकार पद देती है, जैसे भी अब वर्तमान समय में देखें तो भारत रत्न देती है, पुरस्कार के रूप में पद्म श्री देती है। इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं, इस प्रकार के जो सम्मान है, उन सम्मान को हमें सबसे पहले लौटाना होगा, एक काम। दूसरा, सरकारी जितने भी विभाग हैं जिनमें भारतीय लोग काम कर रहे हैं, यानी अंग्रेजी सरकार के जितने भी विभाग हैं जिनमें भारतीय लोग काम कर रहे हैं, उनको वहां से त्याग करना होगा, यानी उन सबको छोड़ना होगा। साथ साथ में हमें स्वदेशी भी अपनाना होगा कि हमें विदेशी चीजों का क्या करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, कि विदेश से जो भी चीजें आ रही हैं उनका क्या करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, यानी उनको तो हमें छोड़ना होगा और भारतीय चीजों को अपनाना होगा, या ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे भारतीय जो सामान है उनका उत्पाद होना प्रारंभ हो जाए। जैसे शिक्षा के लिए तो कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, ये सब भारतीय होने चाहिए। ये सब जो है इन्होंने अपने आंदोलन के तहत रखा था, जिसके तहत क्या था, इन्होंने आजादी के लिए लड़ना प्रारंभ किया था। ये उस समय एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उभर के आया था। ये इस आंदोलन की मुख्य मुख्य बातें हैं कि हमें किसी भी प्रकार से, अगर डायरेक्ट रूप से देखें तो इसका अर्थ यही था कि हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का साथ देना नहीं है, हमें जो कुछ भी करना है उसमें अंग्रेजों का सहयोग देना नहीं है, साफ साफ अपना सहयोग उनकी हर एक कार्य प्रणाली से हटा लेना है। सबसे पहले उनकी सरकार ने जो भी हमें पदवी दी है वो पदवी लौटा दो, सरकारी जो विभाग में लोग काम कर रहे हैं वो वहां पे काम करना बंद कर दो, और उसके साथ साथ भारतीय चीजों को अपनाना प्रारंभ कर दो। और इसके साथ जो है ये आंदोलन एक बड़े स्तर पर प्रारंभ हुआ, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ गई। आंदोलन उस समय बड़ा शानदार हुआ था, बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ था और काफी लोगों से ये आंदोलन उस समय कनेक्ट हुआ था। उस समय इसमें क्या समस्या है कि अलग अलग स्तर पर इसका अलग अलग अर्थ निकाला गया, यानी जिसको स्वराज या स्वतंत्रता, स्वराज शब्द ले लो यानी अपना राज, या स्वतंत्रता शब्द ले लो, कि जब ये बात कही गई थी कि भी हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, तो इसका सभी ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग अर्थ ही निकाल लिया था। यानी शब्द एक ही है, स्वराज या स्वतंत्रता, और इसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ निकाल लिया गया था, जिसके कारण इस आंदोलन का जो प्रभाव है या इस आंदोलन की जो दिशा है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से मुड़ गई थी। कैसे, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहरों की, कि भी शहरों में इसका क्या अर्थ निकाला गया। तो अगर शहरों में देखें हम, तो शहरों में इसका वही अर्थ निकाला गया जो इसका वास्तविकता में अर्थ था, क्योंकि शहरों के अंदर जो है शिक्षित लोग, मध्यम वर्गीय शिक्षित लोग रहते थे, तो उन्होंने वही अर्थ निकाला जो कि सीधा सीधा जो है गांधी जी ने कहा था। और भी शहर के अंदर रह रहे थे तो इनके पास सोचना पहुंचना भी गांवों की बजाय आसान था, तो इन्होंने वही अर्थ निकाला जो अर्थ गांधी जी ने कहा था। इन्होंने यही किया कि यहाँ के जो कॉलेज वगैरह थे उसके अंदर जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, कॉलेजों का त्याग कर दिया कि भी हम आज से कॉलेज में जाएंगे नहीं। जो वकील थे, जो शिक्षक थे यानी टीचर थे, इन्होंने भी क्या किया, विद्यालयों का त्याग कर दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। इसके साथ साथ जो विदेशी कपड़े थे, विदेश के जो कपड़े पहनते हैं ना, वो जो कपड़े थे उन कपड़ों को भी क्या किया, उनका भी बहिष्कार कर दिया गया। बहिष्कार यानी उनको जो है छोड़ दिया गया, और यहां तक कि इनकी होली भी जलाई गई। ये सब काम करने प्रारंभ कर दिए, और ऐसा आलम हो गया कि इतने कपड़े को बहिष्कार किया गया, और वहां से कपड़े खरीदने व्यापारियों ने इस प्रकार से बंद कर गए कि पहले जो कपड़े आ रहे थे ब्रिटेन से, अब उनका जो आयात है वो अचानक से घटकर आधा हो गया। यानी ये मान लो अगर पहले 100 कपड़े लिए जा रहे थे ब्रिटेन से, तो अब मात्र 50 कपड़े ही लिए जा रहे थे। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो वास्तविकता में ये आंदोलन उस समय शहरों में बड़ा सक्रिय हुआ, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही ऐसे युग आंदोलन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले जो कॉलेज के विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया, अपने कॉलेजों को छोड़ दिया। उसके अलावा जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने अपनी स्कूलों को छोड़ दिया। जो वकील थे उन्होंने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। इसके साथ साथ जो कपड़े थे, विदेशों से आने वाले जो कपड़े थे
या अन्य जो सामान थे उनमें कपड़ों का ज्यादा था, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा थे, तो कपड़े जो थे उनको क्या किया गया, उनको जला दिया गया, उनका बहिष्कार कर दिया गया। और इस प्रकार तक आलम आ गया था कि जो कपड़े पहले विदेशों से खरीदे जा रहे थे, अब उसका आयात जो है वो घटकर आधा ही हो गया था। ये सब क्रियाएं चल रही थी। लेकिन अब इसमें भी समस्या क्या आ गई, ये आंदोलन बड़ा सक्रिय चल रहा था, बहुत समय तक चला, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि इसके अंदर जो बातें थी वो फिक्स नहीं थी, यानी स्थायी नहीं थी। कि भी ये चीज तो तय थी कि भी आंदोलन तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन ये फिक्स नहीं था, ये स्थायी नहीं था कि ये कब तक करना है या किस प्रकार से करना है। और जिन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए, जिन्होंने वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी, जिन शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई पढ़ाना छोड़ देगा, कोई भी शिक्षक जो वो पढ़ाना छोड़ दिया उसने, तो अब उसको अपना घर चलाने के लिए आजीविका की तो जरूरत होगी। अब उसकी आजीविका की व्यवस्था कैसे होगी, ऐसी कोई व्यवस्था की गई नहीं थी। अब इससे क्या नुकसान हुआ, इससे ये नुकसान हुआ कि जैसे जैसे समय बीतने लगा, भी कुछ समय तक तो इन्होंने उस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन एक समय के पश्चात क्या हुआ, वकीलों को भी काम की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि घर तो अपना सभी को चलाना है। शिक्षकों को भी काम की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि घर तो इनको भी अपना चलाना है। और अगर विद्यार्थियों की बात करें तो भाई इनकी भी तो पढ़ाई खराब हो रही है। जैसे अगर अपन 2 महीने भी स्कूल ना जाएं तो अपना कितना नुकसान हो जाता, तो वैसे इनका भी तो नुकसान हो रहा था। तो अब ये इसका कोई दूसरा जो उपाय है, उसकी कोई दूसरी व्यवस्था है, वो व्यवस्था की गई नहीं थी। इसलिए ये इस आंदोलन में ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह पाए और इनको फिर से मजबूरी में वही काम, वही स्थान ज्वाइन करना पड़ा, वहीं पर फिर से जो है अपना कार्य प्रारंभ करना पड़ा जहां पर इन्होंने छोड़ा था। तो इसके कारण क्या हुआ, ये आंदोलन फिर धीरे 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 जो है वहां पर सक्रिय होना, शहरों में सक्रिय होना बंद हो गए। धीरे धीरे उसकी जो गति है वो मंद हो गई। यानी सबसे पहले क्या, जो कॉलेज के विद्यार्थी थे भाई, इन बेचारों की पढ़ाई खराब हो रही थी, तो इन्होंने भी क्या किया, फिर से कॉलेज ज्वाइन की। जो वकील थे, जो शिक्षक थे, इनके लिए दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हुई, अभी अपनी आजीविका कैसे चलाएं, तो इन्होंने भी फिर से वही ज्वाइन कर लिया। अब जब ये वही ज्वाइन कर लिया तो फिर से लोग वहीं पर काम करने लगे। तो असहयोग जो आंदोलन था उसका जो वास्तविक अर्थ था वो तो फिर से धीरे धीरे खत्म हो गया। अभी शहरों की बात चल रही है, शहरों की बात करते हैं, शहरों की अंदर ही बात कर रहे हैं, बाहर गांवों की या फिर अलग जगह पे क्या हुआ उसकी बात एक बार बाद में करेंगे। कि शहरों की स्थिति ये थी कि पहले ये आंदोलन बहुत भयंकर तरीके से चला, काफी ज्यादा सक्रिय हुआ, काफी लोगों ने इसमें भाग भी लिया, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इसका कोई समय फिक्स नहीं था और जिन्होंने इनमें भाग लिया था उनकी आजीविका का कोई अन्य साधन भी नहीं बनाया गया था, जिसके कारण क्या हुआ, उन्हें पुनः मजबूरी में उन्हीं जगह पर काम करने के लिए आना पड़ा। गांवों में असहयोग आंदोलन को किस प्रकार से लिया गया, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें पता करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर गांवों की बात करें तो गांवों के अंदर ज्यादातर कौन लोग रहते हैं, भी किसान रहते हैं। ज्यादातर जो गांवों के तबका जो है, गांवों के जो लोग हैं वो किसान होते हैं। अब आपको पता है कि भाई किसानों को भी क्या चाहिए, भाई इसके अकॉर्डिंग अर्थ क्या था, स्वतंत्रता, कि भाई हमें आजादी चाहिए। असहयोग आंदोलन में जो स्वराज या स्वतंत्रता शब्द था, जिसका अर्थ गांव वालों ने किस प्रकार से लिया, तो पहले हमें जानना पड़ेगा गांव का भूपृष्ठ क्या होता है। तो हमें पता है कि गांव के अंदर सबसे ज्यादा कौन रहते हैं, किसान रहते हैं। अब किसानों को चाहिए आजादी। अब किसानों पर उस समय ये मान लेते हैं भाई शोषण कौन कर रहा था, या किसान जो वो किसके अधीन होकर ज्यादातर काम करते थे। तो आपको पता है कि किसान जो है वो ज्यादातर जमींदारों के अधीन होकर काम करते हैं। गांव में तो बड़े बड़े जमींदारी होते हैं, यानी ये काम करते थे जमींदारों के अधीन होकर, जमींदारों के नीचे काम करते थे। जमींदार इनको जमीन देते थे, इनको पैसा देते थे, इनसे कर लेते थे, यानी इनका जो शोषण कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जमींदार ही कर रहे थे। तो किसानों को एक्चुअली में आजाद तो होना था देश के लिए, यानी ये जो आंदोलन था ये किसके लिए होना चाहिए था, देश के लिए होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या माना कि हम जो किसान हैं हम तो इनके अधीन है, तो हमारा जो ये आंदोलन है, हमें जो असहयोग आंदोलन करना है वो किसके खिलाफ करना है, वो हमें करना है जमींदारों के खिलाफ। देखो किस प्रकार से एक शब्द का अर्थ है कितने अलग तरीके से हो गया, सिर्फ एक छोटे से कारण से। क्या कि किसानों ने ये क्या समझ लिया कि हमारा जो आंदोलन है वो देश के लिए नहीं है, क्यों, इनको पता ही नहीं था बेचारों को। इनके लिए तो आजादी का मतलब था कि हमें जो दबाते हैं, हमारा जो शोषण करते हैं वो जमींदार करते हैं, इसलिए हमारा जो आंदोलन है वो जमींदारों के खिलाफ होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, जमींदारों के खिलाफ जो है हमला करना प्रारंभ कर दिया। इनके घरों पर इन्होंने हमला किया। इन किसान जो लोग थे इनके घरों पर पहुंचकर हमले करने चालू कर दिए। इनके जो अनाज के गोदाम थे
उनको इन्होंने लूट लिया, जो बाजार थे उन पर हमला कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसानों ने क्या किया, किसानों ने इनके जो घर थे जमींदारों के उन पर हमला कर दिया, जो इनके अनाज के गोदाम थे उनको लूट लिए, जो बाजार था उस पर हमला कर दिया, और इसके साथ साथ जो है अन्य जो भी ये कुछ कर सकते थे भाई, इनके खिलाफ जो भी ये कर सकते थे इन्होंने किया। यानी अब ये आंदोलन जो है, जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा हिंसा के बिना चलाना था, उसके अंदर हिंसा ने प्रवेश ले लिया था। और कहां से लिया था? गांव के अंदर से प्रवेश लिया था। यानी गांव के लोगों ने क्या किया, किसानों ने क्या किया, अपना जो स्वतंत्रता का आंदोलन जो था, अपना असहयोग जो आंदोलन था, उसको सीधा सीधा जमींदारों से कनेक्ट कर दिया कि हमारा ये आंदोलन जमींदारों के खिलाफ है, और उनके घरों पर हमला कर दिया, उनके जो अनाज के गोदाम थे उनको लूट लिया, बाजारों पर हमला कर दिया। और इस प्रकार से जो है ये आंदोलन जो है अब हिंसा का रास्ता लेने लग गया था। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के अंदर अगर बात करें, नीचे कर लेते हैं बात, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसमें एक क्षेत्र है गुडेम पहाड़ियां। अब आपको पता है पहाड़ियों पर तो आदिवासी लोग ही रहते हैं, भी पहाड़ों का जो क्षेत्र होता है, जंगलों का जो क्षेत्र होता है, उसमें लगभग आदिवासी लोग। आंध्र प्रदेश जो है इसके अंदर क्षेत्र था गुडेम की पहाड़ियां। यहाँ के जो लोग थे यानी जो आदिवासी थे, इन्होंने भी आंदोलन को अपने हिसाब से ले लिया। कैसे ले लिया? यहाँ के नहीं, आदिवासियों ने सभी ने लिया था, लेकिन ये यहाँ का फेमस हो गया था। क्यों हो गया था उसके पीछे कारण बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश के जो लोग थे गुडेम पहाड़ियों के, इन्होंने गोरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया था। कौन सा युद्ध? गोरिल्ला। यानी आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियां हैं उनके लोगों ने गोरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया था। अब हमने गांव में तो बात कर ली, किसानों ने क्या किया, अब हम थोड़ी थोड़ी आदिवासियों की भी बात कर लेते हैं कि आदिवासियों ने इसके अंदर क्या किया था। देखो, अगर आदिवासियों की बात करें तो इन्होंने क्या किया, भाई इनका जो रहने का स्थान है वो है जंगल। अब आपको पता है कि अंग्रेज जो थे उन्होंने जंगलों के ऊपर भी कई कानून बनाए थे। उनका कहना था जंगलों में सीधे कोई नहीं जा सकता, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जंगल जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति यानी राष्ट्र के अधीन है। तो यानी इनका जो घर था, इन पर जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे कौन करने लग गए थे? अंग्रेज करने लग गए थे। इनका मानना था कि जंगल हमारा स्वयं का घर है, उस पर कोई दूसरा नियंत्रण कैसे कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो स्वराज है उसका अर्थ यही निकाला कि जंगल हमारे स्वयं के हैं और इस पर हमारा राज है, और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी है जो हमें दबा रहे हैं, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, जो हमें हमारे जंगलों में ही प्रवेश नहीं करने दे रहे, अब हमें जो है उनके खिलाफ लड़ना है। यानी इनका कुछ कुछ जो है वो ठीक है, इनको समझ में नहीं आया, इनका अर्थ अलग था, लेकिन एक्चुअली में जो लड़ाई थी वो सीधी अंग्रेजों से ही थी। किसानों की तरह जो है जमींदारों से, अपने लोगों से लड़ाई नहीं थी। इनकी लड़ाई तो कहां से थी? अंग्रेजों से थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जैसे आंध्र प्रदेश का मैंने भी नाम बताया था आपको कि आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियां हैं, इनके अंदर क्या हुआ, गुरिल्ला युद्ध चालू हो गया। गुरिल्ला युद्ध। अब इस युद्ध के अंदर इन्होंने क्या किया, जो थाने थे, अंग्रेजों के थाने थे ना, थानों पर इन्होंने हमला चालू कर दिया। साथ में जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर हमला किया, यानी उनको भी मारा पीटा। यानी कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से किसानों ने भी हिंसा का रूप लिया था, प्रवेश करवा दिया था आंदोलन को, ठीक आदिवासियों ने भी वही काम किया। इन्होंने क्या किया, थाने जो थे, थाने में जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर हमला कर दिया। उसके साथ साथ जो अंग्रेज अधिकारी इनको वैसे मिल रहे थे उन पर हमला कर दिया, गुरिल्ला युद्ध चालू कर दिया। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने भी हिंसा का रास्ता ले लिया था। और इनके जो नेतृत्व करता थे वो थे सीताराम राजू। सीताराम राजू, यानी इन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यानी हम देखें गांव का जो क्षेत्र है जिसमें जंगल भी आएंगे और गांव स्वयं भी आएगा, तो गांव में किसानों ने क्या किया हमने देख लिया, उन्होंने भी आंदोलन में हिंसा को प्रवेश करवा दिया। आदिवासी जो थे इन्होंने भी क्या किया, आंदोलन में हिंसा को प्रवेश करवा दिया
था। यानी एक ही शब्द के जो है अभी तक हमने 3 से ज्यादा अर्थ देख लिए हैं, और अंतिम जो अर्थ देखेंगे वो देखेंगे बागानों में, कि बागान में जो लोग रह रहे थे, असम में जो चाय वगैरह के बागान थे, इनमें जो लोग रह रहे थे, इन्होंने इसका क्या अर्थ निकाला। बागानों में उस समय एक क्या प्रथा थी कि एक एक्ट था, इन लैंड एमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859। ये एक एक्ट था। इसके तहत क्या किया जाता था, भारतीय जो लोग थे उनको जैसे एग्रीमेंट पे साइन करवाते थे और फिर इन बागानों में ले जाया जाता था, और यहाँ पर कम से कम भी 5-5 साल तक उनको रखा जाता था, जिसके अंदर उनको कभी घर पे आने नहीं दिया जाता था। 5 साल के अंदर उन्हें कभी घर पर आने दिया ही नहीं जाता था, वो वहीं पर रहते थे। 5 साल के बाद में उनको फ्री किया जाता था, और वो भी निश्चित नहीं था कि फ्री किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसके तहत क्या हुआ कि इनलैंड एग्रीमेशन जो एक्ट है, इसके तहत बहुत सारे जो भारतीय लोग थे वो उन बागानों में फंसे हुए थे। तो उनके लिए, बेचारों के लिए, वो बागान जेल का ही रूप हो गए कि भी 5 साल तक उनको सिर्फ उस बागान में रहना पड़ेगा, बदले में खाना मिल जाएगा, और क्या। तो इसलिए क्या किया, इनको ये लगा कि हमारे लिए असहयोग आंदोलन में जो स्वराज शब्द है, जो स्वतंत्रता शब्द है, उसका वास्तविकता में अर्थ यह है कि हमें इन बागानों से निकलना है। इन बागानों से निकलना ही हमारे लिए स्वतंत्रता है। यानी अगर हम इन बागानों को छोड़ देंगे, इन बागानों से निकलना प्रारंभ कर देंगे, यहाँ पर विद्रोह करके इन बागानों की दीवारों को तोड़ देंगे, दीवारों का मतलब वैसे दीवार नहीं है मिट्टी बनाई, दीवारों का मतलब कि जहां पर हम बंद हैं उन दीवारों को तोड़ देंगे और यहां से निकल जाएंगे, तो हमारे लिए स्वतंत्रता होगी। तो इसके लिए इन्होंने भी क्या किया, यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से एक ही शब्द का शहरों में अलग अर्थ निकला, गांवों में अलग अर्थ निकला, गांवों में जो जंगलों के आसपास आदिवासी रहते हैं उन्होंने अलग अर्थ निकाला, और बागानों में इसी का जो है वो अलग अर्थ निकाला गया। यानी शब्द एक ही है, अर्थ निकलना जो है वो अलग अलग है। इससे पता चलता है कि हमारे जो विचार हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो ही निर्धारित करता है कि किसी शब्द का या किसी विचार का हमें किस प्रकार से अर्थ लेना है। तो इस प्रकार से आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक घटना हुई 5 फरवरी 1922, जिसका नाम था चोरा चोरी कांड। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। देखो, वैसे तो आपके कोर्स में इतना है कि चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, लेकिन मैं आपको एक कहानी सी बना के समझाऊंगा ताकि थोड़ा एकदम दिमाग में बैठ जाए, समझ में आ जाए, क्या वरना भूल जाएंगे। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, जो मैं बताऊंगा वो कहानी ऐसा वास्तविकता में कहीं नहीं हुआ था। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, पता चल रहा है फरवरी से, यानी सर्दी का समय था। ये घटना है यूपी की। यानी यूपी में क्या हुआ, सुबह के समय, मान लो भाई सर्दी है तो सुबह के समय ओस रहती है, तो यानी क्या हुआ, ओस के टाइम जो है लोग जो है सड़क पर जो है आंदोलन करने के लिए निकल रहे थे। अब पता है कि भाई ठंड लगे, तो ठंड में क्या करता जा रहा, धीरे 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 इस रोड पर बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर था एक थाना, चौकी, पुलिस चौकी, थाना समझ में नहीं आता, पुलिस चौकी, पहले नाम लिख दिया, चौकी, पुलिस चौकी थी। यहाँ पे क्या कुछ पुलिस थे, तो उनको जैसे ही पता चला कि ये लोग रोड पर आ रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो ये यहाँ पर आके इन्होंने इनको रोका कि भाई आप आगे नहीं जा सकते, घरा चल जाओ, ठंड पड़ रही है, क्यों हैरान हो, एक दूसरा ने बीड़ी मांगता फिर जाओ, ठंड का माइन बैठो न करा, आराम से चाय चुई पियो रजाई में, करा ये आंदोलन। तो ये बोला, देख मैं तो जाशा, यानी हम तो जाएंगे, आप हमें रोकोगे नहीं। तो इनके कारण इन दोनों के बीच में क्या हुआ, झड़प हो गई। और कोई सुनो सो बेटे को माल रहा, वो कहते अगर नहीं बाड़ो रहे, इनको जला दो, अठी तपसे आज, यानी यहीं पर अलाव लेंगे, इनको जला दो। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर इनसे लड़ाई की और इन सब को जो है एक साथ इस चौकी पर आग लगा दी। जितने भी पुलिसकर्मी थे उन सब को आग के अंदर जो है वो जिंदा जला दिया गया था। अब देखो, आंदोलन था गांधी जी का, अहिंसा का, और इन्होंने इतने लोगों को एक साथ जिंदा जला दिया था। जब इस घटना की खबर गांधी जी को पड़ी
तो उन्होंने कहा कि मैं अपना चलाया हुआ आंदोलन वापस लेता हूं, और उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। चलो आगे चला। 1922 तक ये घटना हुई। उसके बाद जो है लगातार कोई ना कोई प्रयास चलता रहा। प्रयास तो लगातार ही किए जा रहे थे। भी चोरा चोरी कांड हुआ, उसके बाद समझाया गया भी इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए, कुछ ने कहा वापस लेना चाहिए। इस विपक्ष पक्ष में चलता रहा। और सब उसके बाद जो बड़ी घटना हुई वो हुई थी 1927 में, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसने ये देखा कि लगातार भारत के अंदर जो विरोध है वो बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा आखिरकार भारत में हो क्या रहा है? तो इसका पता लगाने के लिए कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, राजनीतिक संगठनों में क्या चल रहा है, भारत के लोग क्या चाहते हैं, उनकी राय क्या है, इनको जानने के लिए इन्होंने क्या किया, एक गठन किया था कमेटी का। कमेटी यानी कुछ सदस्यों के जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसका गठन किया था, जिसका अध्यक्ष था साइमन। यानी क्या हुआ, एक कमेटी बनाई थी जिसका अध्यक्ष साइमन था, और उसको भारत भेजा गया था कि आप भारत जाएं और पता लगा कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां के लोग लगातार हमसे असंतुष्ट हैं, वहां के जो राजनेता हैं वो क्या चाहते हैं, वहां की जो जनता है वो क्या चाहते हैं, और उसके बारे में हमें रिपोर्ट दें। तो इससे भारत को क्या दिक्कत होगी भाई? एक्चुअली में तो इससे भारत को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? इस विरोध का कारण था ये कि इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यानी इन्होंने जो ग्रुप बनाया था उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया था। अब भारत के लोगों को यह कहना था कि भी जब आप जो है आपके अंदर हमारा सदस्य ही नहीं है, तो जब आपको हमारी समस्या ही नहीं पता चलेगी, हमारा सदस्य ही नहीं है, तो आपको हमारी समस्या बताएगा कौन? भाई आप हमारे लिए सामने आओगे रिप्रेजेंटेटिव बनके, तो हमारा कोई लोग तो आपके पास होना चाहिए जो आपको हमारी समस्या से अवगत कराएगा। आपने इसमें एक भी भारतीय को रखा नहीं है, तो आप हमारी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करोगे? ये संभव ही नहीं है। इसलिए आपको है हम इसके अंदर भारतीय सदस्यों को रखना चाहिए था। इसलिए इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था। यानी साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण यही था कि इसके अंदर एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, और इसका विरोध जो लगातार बढ़ता जा रहा था। और 1928 में जब ये भारत आया था, कौन? साइमन भारत आया था, तो भारत के लोगों ने नारे दिए थे, काले वो क्या बोलते हैं उसको, कपड़े बांध कर, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे भी दिए थे। और यहीं पर जो पंजाब में जब ये हुआ था तो लाला लाजपत राय जी की इसी में मृत्यु भी हुई थी लाठी के कारण। ठीक है, उसको कभी फिर अलग से पढ़ाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि साइमन कमीशन जो है उसकी मोटा मोटी बात ये कि उसको इसीलिए गठित किया गया था ताकि वो भारत के अंदर जाके उसकी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जाने और हमें रिपोर्ट दे। लेकिन भारतीय लोगों ने उसका विरोध किया था क्योंकि उसके अंदर एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। और जब वो भारत आया तो क्या हुआ, उसका लगातार भयंकर विरोध हुआ, जिसके कारण जो है अलग अलग जगह पर साइमन गो बैक के नारे दिए गए, विरोध प्रदर्शन किए। जब ये विरोध लगातार बढ़ता गया, यानी जब ये विरोध जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, तो इसको शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने क्या किया, एक प्रयास किया। ये लॉर्ड इरविन देखा कि भी ऐसे अगर विद्रोह चलता रहा तो आगे जाकर ये हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसको शांत करने के लिए एक पासा फेंका। और पासे में क्या बोला इन्होंने? पासे में इन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है कोई बात को नहीं, छोड़ो थे साइमन सोइमन ने छोड़ो, साइमन का मारो गोली, मैं थाने डोमिनियन स्टेट दूंगा। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट जो है वो बना देंगे। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि गद्दी पर आप बैठोगे लेकिन राज हमारा होगा। बिल्कुल सीधा मतलब यही है। अगर अपनी भाषा में लेंगे तो सीधा मतलब यही है कि गद्दी पर आप बैठोगे लेकिन जो राज है वो हमारा ही होगा, यानी आपको हमसे पूछ कर काम करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने कहा कि ये हम दे देंगे। दूसरा, हम ये भी कर लेंगे
कि जो आपका संविधान है, यानी आपको किस प्रकार से अपने भारत के नियम कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो संविधान बनाना है, उस पर बातचीत करने के लिए, यानी उस पर चर्चा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए जो गोल मेज सम्मेलन का आयोजन भी करेंगे। यानी इसने दो पासे फेंके। पहला पासा क्या फेंका? पहला पासा तो ये फेंका कि हम आपको जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त दे देंगे, और दूसरा कहा कि हम आपको जो आप संविधान बनाओगे उस पर चर्चा करने के लिए आपके जितने भी प्रमुख लोग हैं उन सबको लेकर एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे जिसका नाम है गोलमेज सम्मेलन। लेकिन भाई साहब ने आपको डेट नहीं बताई कि ये कब तक होगा, यानी हाँ ये होगा लेकिन कब तक होगा इसकी कोई डेट नहीं बताई। जब डेट ही नहीं बताई तो लोग इस पर विश्वास किस लिए करें? इसलिए लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। यानी 1929 में इसने ये सब कहा था, 1927 में वो गठित हुआ, 1928 में वो भारत आया, और 1929 के अंदर जो इसने शांत करने के लिए डोमिनियन स्टेट का नाम लिख दिया था। लेकिन इसने अभी तक डेट बताई नहीं थी, जिसका भारतीयों को पता चल गया था कि ये हमें क्या कर रहा है, पागल बना रहा है। वास्तविकता में ऐसा होगा या नहीं होगा उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ हमें शांत करने के लिए बोला, मैं मीठी गोली देने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में ऐसा होगा या नहीं होगा इसका कोई ज्ञान, कोई अनुमान नहीं है। इसीलिए क्या किया, कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन हुआ दिसंबर में, कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ था, जिसके अंदर दो प्रमुख व्यक्ति थे, एक थे सुभाष चंद्र बोस और एक थे जवाहरलाल नेहरू। ये दो इस अधिवेशन के प्रमुख व्यक्ति थे। इन दोनों में से इन्होंने उस समय अध्यक्षता की थी, इसकी कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये दोनों कांग्रेस अधिवेशन के उसमें दो प्रमुख नेता थे, और इन्हों में से एक ने क्या किया, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अध्यक्षता के तहत जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि गद्दी पर बैठेंगे तो हम, लेकिन राज करोगे आप, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी पूरे का पूरा राज जो है वो भारत का होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने एक प्रमुख और बहुत बड़ी घोषणा की थी कि आने वाली, कि दिसंबर 1929 में तो हो रहा है, यानी आने वाली 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी को, अब 1929 तो 1930 में तो आएगी ना, कि आने वाली 26 जनवरी को जो है वो भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाएगा। यानी इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि भारत जो है वो अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाएगा। इसी कारण से जो है आगे जाके हमारा संविधान जो इसी दिन को लागू हुआ था, क्योंकि पहले हमने यही डेट जो स्वतंत्रता के लिए घोषित की थी, इसलिए इस डेट का अपमान ना हो, इसको सम्मान उतने का उतना मिला रहे, इसके लिए हमने इस दिन तो क्या किया था, गणतंत्र की घोषणा कर दी थी, क्योंकि हमें जो आजादी है वो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो आई बात समझ में? यानी इसमें कहने का मतलब क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में साफ साफ कह दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि अगले आने वाली 26 जनवरी को भारत जो है वो अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आज के लिए आप इतना पढ़ाना, इतना काफी है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।